हेलो एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के विषय में और आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही बेसिक से प्रश्न हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि हिंदी कौन से परिवार की भाषा है। पहला है द्रविड़, दूसरा ऑस्ट्रिच, तीसरा भोरोपीय और चौथा है चीनी तिब्बती। तो देखिए, जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है अपभ्रंश, दूसरा है लौकिक संस्कृति से, तीसरा है पाली प्रकृति से, चौथा है वैदिक संस्कृति से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो हिंदी भाषा है उसका जन्म हुआ है आपका अपभ्रंश से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मराठी, गुजराती, सिंधी और उड़िया। आपको बताना है कि हिंदी के अलावा और कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है और साथ ही साथ जो आपकी मराठी है, मराठी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान हिंदी जो है उसका प्रचलित रूप कौन सा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और देवनागरी। तो इसमें से बताना है कि जो वर्तमान हिंदी है, जो आजकल की हिंदी है, उसका प्रचलित रूप कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा खड़ी बोली। जो वर्तमान हिंदी है उसका जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए, पहला ऑप्शन है परिणति, दूसरा है परिणति, तीसरा है परऋति, चौथा है परिऋति। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। देखिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है परिणति, ये आपका एकदम शुद्ध वर्तनी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम, इसमें से भी आपको बताना है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी वाला रूप है। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो इसमें है आपकी ऑप्शन नंबर 4, सुषुप्ति। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती इसमें लिखी हुई है, लेकिन जो ऑप्शन 4 है वो एकदम शुद्ध आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। देखिए, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अभिषेक शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है अभि प्लस शेक, दूसरा है अभि प्लस सेक, तीसरा है अभि प्लस शेक, इसमें विसर्ग लगा दिया गया है, चौथा है अभिय प्लस सेक। तो देखिए, यहाँ से जो विसर्ग और ये अभिय है, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आपको बताना है कि अभि प्लस शेक और दूसरा है अभि प्लस सेक। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है अभि प्लस शेक, अगर आप अभिषेक शब्द को तोड़ेंगे तो शेक जो है धन के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये कोई शब्द नहीं बनता है। इसमें से आपको क्या करना होता है, आपको एक जो सही शब्द होता है वो निकालना होता है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा अभि प्लस सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि स्वर संधि के यहाँ पे कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7।
तो आपको बताना है स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 8th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है सीरीज का, निम्नलिखित में से उपसर्ग शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द आपको इसमें से बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा सुयोग्य, दूसरा है सुरेश, तीसरा है विदेश और चौथा है अत्याधिक। तो इसमें से बताना है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। देखिए, जो आपका सेकंड ऑप्शन है सुरेश, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग रहित शब्द। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 9th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 सुरेश। सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवासुर में कौन सा समास है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। समास के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें शब्द दे रखा होता है उसको हम तोड़कर देखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सार्थक अर्थ निकल रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा बहुव्रीहि, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो देखिए, देवासुर, देवासुर में जो है देवा प्लस असुर, यहाँ पे आपके 2 शब्द बन रहे हैं। बहुत से लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज रहेंगे, इसमें कर्मधारय या बहुव्रीहि लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ये राइट आंसर नहीं है। तो जो देवासुर में समास है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व समास, क्योंकि आप इसको तोड़ेंगे तो 2 एक समान शब्द बन रहे हैं, देवा प्लस असुर, देव और असुर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानार्थक है, विपरीत अर्थ है, दोनों का अपनी अपनी जगह बिल्कुल एक जैसा अस्तित्व है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का 11th क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। इसमें से आपको बताना है, 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका अग्नि, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है खेत और चौथा है लोटा। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा देशज शब्द है। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका देशज शब्द है। प्राचीन समय से ये शब्द यूज होता आ रहा है, लोटा। ठीक है, तो ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। तो 11th क्वेश्चन का ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द निकालने के लिए आप शब्द का पहले सही रूप लिख लीजिए और फिर उसमें भाव को पहचानिए। भाव क्या होते हैं, भाव हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सब, रोना हंसना, ये सब क्या है, भाव है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भावनात्मक संज्ञा नहीं है। नहीं वाला आपको इसमें से ऑप्शन बताना है। देखिए, जो पहला शब्द है मिठाई, दूसरा है चतुराई, तीसरा है लड़ाई, चौथा है उतराई। देखिए, चतुर भी एक भाव है, लड़ाई भी एक भाव है, उतरना भी एक भाव है, लेकिन मिठाई में कोई भाव नहीं है। मिठाई एक खाने की वस्तु है, खाने की चीज है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि मिठाई में कोई भी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ऑप्शन 1 12th क्वेश्चन का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, अविकारी शब्द होता है। देखिए, इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। इसमें से आपको बताना है कि अविकारी शब्द कौन सा होता है। तो देखिए, जो यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन है अवयव शब्द, अवयव शब्द ही अविकारी का दूसरा रूप होते हैं। तो सीधे सीधे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल याद कर लीजिए कि जो अवयव शब्द हैं वही अविकारी शब्द होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन 14। देखिए, वारिद का पर्यायवाची क्या है। वारिद का यहाँ पे समानार्थी शब्द आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कमल, चंद्रमा, बिजली और बादल। इसमें से बताना है कि बारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखिए, बारिश से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बारिश एक से लग रहे हैं, तो बारिश कहाँ से होती है, बादलों से। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जो बारिद है, बारिद का समानार्थी शब्द हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बादल। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का उल्टा बताना है आपको, विलोम शब्द यहाँ पे आपको स्थावर का बताना है। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं सचल, चंचल, चेतन और जंगम। तो यहाँ पे आपको
स्थावर का विलोम बताना है, स्थावर का बिल्कुल अपोजिट शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो स्थावर का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। स्थावर का विलोम होता है जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। सम्मुख शब्द का भी यहाँ पे आपको विलोम बताना है, अपोजिट बताना है कि सम्मुख का उल्टा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं, उन्मुख, विमुख, अधिमुख और प्रमुख। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्मुख इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए सम्मुख का जो विलोम शब्द है वो है आपका सही विमुख। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सम्मुख का विलोम होता है विमुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो। क्वेश्चन 17 देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो ऐसे के लिए एक शब्द बताना है, जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शंस दे रखे हैं, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व और अनुपम। तो आपको इसके लिए ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए अगर आपको एक शब्द कहना होगा तो आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का अर्थ होता है कि जो कभी पहले ना हुआ हो वो आपका क्या कहलाता है, अभूतपूर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। आपको बताना है कि ये कैसा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, कैसा वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा। देखिए यहाँ पे की के पहले और की के बाद दो वाक्य हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, सॉरी, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यहाँ पे एक जो पूरा सेंटेंस है वो की शब्द से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे की शब्द आ जाता है वो सीधे सीधे आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है, ये है आपका मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है, ये भी आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। इसका आपको अर्थ बताना है कि अग्नि परीक्षा देना, इसका सार्थक अर्थ क्या होता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। एक मुहावरा है, कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहस पूर्वक सामना करना और कठिन परिस्थिति में पढ़ना। तो अग्नि परीक्षा देने का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में पड़ जाना, यानी कि जब आप कठिन परिस्थिति में आ जाएंगे तभी आपकी असली परीक्षा शुरू होगी कि आप उस परिस्थिति से कैसे बाहर आ पा रहे हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अब देखिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसका अर्थ बताना है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना और दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। यहाँ पे देखिए जब पर उपदेश आ गया तो पर उपदेश का ही अर्थ है किसी और के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है और उसको आसान समझ लेना। कुशल बहुतेरे मतलब उसको आसान समझ लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीरीज में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट प्रीवियसली ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। हिंदी ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आप सारे क्वेश्चंस को रिपीट करिए, इनको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस इनसे हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।